हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो दौर चल रहा है वो एग्ज़ाम का दौर ही चल रहा है। जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकली है उसके फॉर्म चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी हो जाएगा। साथ ही साथ कांस्टेबल का जो फिज़िकल होगा उस फिज़िकल के बाद में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। और साथ ही साथ में मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि भाई जो कल हमने हमारी यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट की हैं और उसमें जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कंप्यूटर के सामान्य परिचय को लेके, आई होप कि कल की क्लास में आपको बहुत कुछ अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी सेकंड क्लास है कंप्यूटर के सामान्य परिचय को लेके। तो जल्दी से मेरी क्लास में आ जाइए फटाफट से और स्टार्ट करते हैं हम हमारे आगे उस टॉपिक को। तो कल जैसे कि हमने पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर और अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यानी कंप्यूटर जो है वो एक इस प्रकार की मशीन है जो गणनाएँ करती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में ये विद्युत से चलने वाली मशीन है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहते हैं। ये डाटा को प्रोसेस करती है, इसलिए डाटा प्रोसेसिंग मशीन हो गई। डाटा को प्रोसेस करने के बाद में जो प्रोसेस डाटा है वो हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन हो गई। साथ ही साथ में इसको हम प्रोग्रामेबल मशीन कहते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो आप डाटा देते हो वो आपके निर्देश होते हैं। इन निर्देशों का समूह जो है उसको कंप्यूटर पढ़ता है, उस पर प्रोसेस करता है। तो निर्देशों का समूह आपका प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्रामों का समूह आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो कंप्यूटर जो है वो एक प्रोग्रामेबल मशीन भी है। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को रिट्रीव करता है। डाटा को रिट्रीव करने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर सिर्फ डाटा को प्रोसेस ही नहीं करता है, डाटा को प्रोसेस करने के बाद में डाटा को अपने पास में सेव भी रखता है। तो जब आपको यूजर को आवश्यकता पड़ेगी आप कंप्यूटर से उस डाटा को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डाटा को रिट्रीव भी करता है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब उसके आगे हम देखने वाले हैं कि भाई जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जब बना तो कंप्यूटर एकदम से नहीं बना है ना। किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि भाई हम इतनी बड़ी मशीन बना दे। जो कंप्यूटर जो आज हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो इतना जल्दी नहीं बन गया था ना। उससे पहले कुछ छोटे छोटे यंत्र बनाए गए थे। तो आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कि कौन कौन से छोटे जो यंत्र है पहले बन चुके थे और उसके बाद देना कैसे चार्ल्स बेबेज के दिमाग में आया कि उन्होंने कि मुझे एक ऐसी मशीन बनानी है, कंप्यूटर टाइप की एक मशीन बनानी है ना। तो चलिए देखते हैं आज। सुनिए, तो कंप्यूटर के सामान्य परिचय में जो आपका पहला टॉपिक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, युक्ति यानी डिवाइस है ना, युक्ति यानी डिवाइस। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट किए गए डाटा वे निर्देशों के समूह, तो ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम है ना। तो निर्देशों के समूह को पढ़कर इनका तीव्र गति वे परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी है ना भाई, हाई स्पीड से और एक्यूरेसी के साथ में ना। तो एक्यूरेसी या परिशुद्धता से प्रोसेसिंग कर, इस डाटा को जो डाटा आपने इनपुट किया उस पर प्रोसेस कर परिणाम प्रदान करती है, आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट देती है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट किए गए डाटा या निर्देशों के समूह को पढ़ती है, उस पर प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में आपके सामने रिजल्ट प्रदान करती है। फिर हम देखते हैं कंप्यूटर के इतिहास में कि भाई कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले गणना को करने के लिए कौन सा यंत्र बनाया गया है ना। और इस पर प्रश्न भी पूछे गए हैं कि विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा है। विश्व का पहला जो गणना करने वाला यंत्र बनाया गया था वो यंत्र कौन सा है, उसको कहाँ किसने विकसित किया, किस देश ने उसको बनाया, ठीक है। तो आप देखिए कि कंप्यूटर का इतिहास हम देखें तो सबसे पहले एक यंत्र आता है जिसे हम कहते हैं अबेकस। क्या कहते हैं, अबेकस है ना। तो अबेकस जो है वो आपका प्रथम गणना यंत्र है, विश्व का प्रथम गणना यंत्र। यानी प्रश्न बना हुआ भी है कि विश्व का प्रथम गणक यंत्र कौन सा है, तो प्रथम गणक यंत्र कौन सा है, अबेकस, ठीक है। फिर इसकी खोज कहाँ हुई थी, इसकी खोज हुई थी बेबीलोन चीन में। कहाँ हुई थी, बेबीलोन चीन में। तो ये भी आपको याद रखनी है कि अबेकस को कहाँ बनाया गया था, बेबीलोन चीन में बनाया गया था। जापान में इसे सारोबान कहा जाता है। जापान में इसी यंत्र को क्या कहा जाता है, सारोबान कहा जाता है। और देखिए ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है बिकॉज ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। और एनसीईआरटी की बुक ही फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एग्जाम का आधार होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न वहीं से बनने की संभावना होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारोबान किसको कहते हैं, अबेकस को ही कहा जाता है।
फिर बात करें इसके अबेकस के बाद में एक और यंत्र आया था। अबेकस जो है वो गणना करने वाला यंत्र था, ठीक है। इसके द्वारा जो है गिनती की जा सकती थी, है ना, काउंटिंग की जा सकती थी। इसके द्वारा जोड़ बाकी नहीं की जा सकती, सिर्फ काउंटिंग की जा सकती थी और बच्चों को इसके द्वारा सिर्फ गिनती सिखाई जाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद में और ज़्यादा विकसित हुए और फिर एक और यंत्र आया, तो वो यंत्र जो था वो था नेपियर बॉन्स, ठीक है। ये थोड़ा लिखने में मतलब पहले मैंने पास की लाइन लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अबेकस के जस्ट बाद जो आया वो आया था नेपियर बॉन्स। अब ये नेपियर बॉन्स बनाया किसने? तो नेपियर बॉन्स 1617 में जॉन नेपियर द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन नेपियर, जो कि एक गणितज्ञ थे। इन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जो जानवरों की हड्डियों से बना हुआ था, इसी कारण से इसका नाम क्या है? नेपियर बॉन्स। भाई नेपियर ने तो बनाया, लेकिन बॉन्स इसलिए रखा गया इसका नाम क्योंकि ये जानवरों की हड्डियों से निर्मित आपका एक गणक यंत्र है, आपका एक कैलकुलेटर यंत्र है, ठीक है। तो अगर प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि जानवरों की हड्डियों से निर्मित यंत्र कौन सा है, तो वो है नेपियर बॉन्स। किसने बनाया? जॉन नेपियर ने बनाया। जॉन नेपियर ने जब इस यंत्र को बनाया तो इसके द्वारा जो है फिर जोड़ बाकी करना ये मतलब पॉसिबल हो पाया था, ठीक है। भाई अबेकस तो क्या करता था? सिर्फ गिनती करवाने का काम करवा रहा था, मतलब काउंटिंग वाला कार्य हम अबेकस के द्वारा कर सकते थे। फिर जॉन नेपियर के दिमाग में आया कि कुछ ऐसा यंत्र बनाया जाए जिसके द्वारा हम जोड़ बाकी भी कर सकें, तो यहाँ पे नेपियर बॉन्स के द्वारा जोड़ बाकी करना आसान हो गया था। फिर नेपियर बॉन्स ने एक मेथड दिया है। भाई हमारा कंप्यूटर जो है, हमारा कंप्यूटर, मैंने आपको बार बार एक चीज़ कही कि कंप्यूटर हमारा जो है वो मशीनी भाषा ही समझता है। अब कंप्यूटर की एक अपनी स्पीड होती है कि वो कितने इंस्ट्रक्शंस को, मतलब कितने निर्देश को एक साथ प्रोसेस कर सकता है ना। तो निर्देशों को प्रोसेस करने की उसकी क्षमता क्या है, वो उसकी एल्गोरिथम कहलाती है कि भाई मिलियन इंस्ट्रक्शन को वो है ना 1 सेकंड में मतलब वो कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। इट मीन्स कि आप समझो कि उसकी एल्गोरिथम कितनी मतलब हाई लेवल पे है ना। तो मतलब कंप्यूटर में जब कंप्यूटर उस मशीनी मतलब कंप्यूटर को जो भी आपने निर्देश दिए वो तो मशीनी भाषा में नहीं है, लेकिन कंप्यूटर पहले उन निर्देशों को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, फिर उसको पढ़ता है क्योंकि वो समझता मशीनी भाषा ही है, और फिर उसको कन्वर्ट करके उस पर प्रोसेस भी करता है और आपको आउटपुट भी देता है। तो मतलब इतना लंबा प्रोसेस है, बट फिर भी वो 1 सेकेंड में मिलियनों इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस कर सकता है। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग जो इसका ये एल्गोरिथम कहलाता है ना। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि लघु गुणक विधि या एल्गोरिथम मेथड किसने दिया? कंप्यूटर के अंदर लघु गुणक विधि या एल्गोरिथम मेथड किसने दिया? और ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। तो कंप्यूटर में लघु गुणक विधि या एल्गोरिथम मेथड जो है वो जॉन नेपियर ने दिया। किसने दिया? जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर ने ही नेपियर बॉन्स यंत्र बनाया था और जॉन नेपियर ने ही लघु गुणक विधि दी थी कि भाई जो कंप्यूटर है हमारा वो मशीनी भाषा को समझेगा, 0-1 बाइनरी डिजिट पे ही कार्य करेगा। तो यहाँ तक अभी अपन ने ये देखा कि कंप्यूटर में जो है पहले कौन कौन से यंत्र बने। फिर जॉन नेपियर के बाद में कंप्यूटर में हम बात करते हैं कि इन 2 यंत्रों के बाद में एक और कैलकुलेटर आया जिसका नाम है पास्कल। अब ये पास्कल जो है, ये पास्कल यंत्र बनाया किसने? इस पास्कल को कहते हैं प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, है ना, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है? तो वो है पास्कल, ठीक है। पास्कल को किससे बनाया था? पास्कल को बनाया था ब्लेज पास्कल ने। किससे बनाया था? ब्लेज पास्कल ने। कब? 1642 से 1644 के मध्य में, ठीक है। तो पास्कल जो है इसके द्वारा जोड़ बाकी गुणा वगैरह करना ये सब कुछ पॉसिबल हो गया। भाई नेपियर बॉन्स के द्वारा तो आप जोड़ बाकी कर सकते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, लेकिन जब से ये कैलकुलेटर आया तो इसके माध्यम से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन मतलब चारों गणनाएं कर सकते थे गणित की। तो इससे हम एडिटिंग मशीन भी कहते हैं। किसको? पास्कल को। तो पास्कल को एडिटिंग मशीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे पहले बनाया गया यंत्र कौन सा है? अबेकस, ठीक है, जो कि प्रथम गणना यंत्र है। फिर बनाया गया नेपियर बॉन्स, है ना, और नेपियर बॉन्स जो जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया था, जानवरों की हड्डियों से बना हुआ यंत्र है जिसके द्वारा हम प्लस माइनस कर सकते थे। लघु गुणक विधि किसने दी थी? जॉन नेपियर ने दी थी। उसके बाद में जो आया वो आया पास्कल कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये मशीनें हो गई है, ये दोनों यंत्र थे, अब ये क्या हो गई है? मशीन हो गई है। तो पास्कल जो है प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर है, ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया। इसी को एडिटिंग मशीन ही कहते हैं और इसी को ही अंक गणितीय मशीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंक गणितीय मशीन भी, क्योंकि इसके जब से ये आया तब से ना अंकों पर गणनाएं करना है बहुत ज़्यादा ही आसान हो गई होती। तो यहाँ तक आपने देख लिया है। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी यंत्र आए और कब जाके हमारा कंप्यूटर करना शुरू हुआ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 मिनट।
हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आगे देखते हैं कि जो आपके पास्कल एंड कैलकुलेटर बन गया था उसके बाद में और कौन कौन सी मशीन या कौन कौन सी यंत्र बनाए गए। तो देखो कि सबसे पहले आई थी बुनाई मशीन, है ना, मतलब पास्कल एंड कैलकुलेटर के बाद में बुनाई मशीन बनाई गई। और बुनाई मशीन की खोज किसने की थी? तो बुनाई मशीन की खोज की थी जोसेफ मैरी जैकार्ड ने। किसने की थी? जोसेफ मैरी जैकार्ड ने। फिर बात करें डिफरेंस इंजन, तो डिफरेंस इंजन की जो खोज है वो 1822 में, यहाँ पर जब बुनाई मशीन बना दी गई उसके बाद में आए थे चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज को कौन नहीं जानता? चार्ल्स बेबेज को सभी जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कौन है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने कहाँ से शुरुआत की कंप्यूटर को बनाने की, है ना, तो 1822 में, है ना, ये आपको डेट मतलब ये सन है जो ये आपको याद रखना है। 1822 में डिफरेंस इंजन जो है वो बनाया गया, किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ये डिफरेंस इंजन एक ऐसी मशीन थी जिसके द्वारा हम अलजेब्रिक जो हमारी एक्सप्रेशंस होती थी, बीजगणितीय फलक होते थे, उनको सॉल्व कर सकते थे आसानी से, उनके इसके द्वारा आसानी से उनकी गणनाएं की जा सकती थी। तो पूछा क्या जा सकता है कि डिफरेंस इंजन बनाया किसने? तो डिफरेंस इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया था? 1822 में। इसके द्वारा किस प्रकार की गणनाएं सॉल्व की जा सकती थी? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो सॉल्व किए जा सकते थे, या हिंदी में कहे तो बीजगणितीय फलक व व्यंजक आसानी से हल किए जा सकते थे। फिर इसको बनाते बनाते ये हुआ कि जैसे मतलब चार्ल्स बेबेज को ये लगा कि कुछ और नया इसमें ऐड किया जाए, एक ऐसी मशीन तैयार की जाए जो इस प्रकार के कार्य तो करे ही करे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा कार्य जो मैथमेटिकल से संबंधित है वो और हो सके ना। तो फिर उसके बाद में उन्होंने 1842 में, कब? 1842 में, है ना, 1842 में उन्होंने एक एनालिटिक इंजन का निर्माण किया, विश्लेषणात्मक इंजन का निर्माण शुरू किया। और जब इस एनालिटिक इंजन को बनाया, देखो इसकी शुरुआत जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही की गई थी। 1842 में, 1842 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। और जब वो इसको बना रहे थे, इस पे कार्य कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि ये एक ऐसी मशीन आएगी जिसके द्वारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो मतलब सॉल्व होंगी। इसके अलावा मैथमेटिकल जितने भी कैलकुलेशन है वो भी इजीली सॉल्व की जा सकती होगी, है ना, और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क किए जा सकेंगे, है ना, जिससे कंप्यूटर की मतलब जो है ये मशीन ऐसी होगी जिससे बहुत स्पीड से बहुत जल्दी हमारी जो है मैथमेटिकल जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो फटाफट सॉल्व हो जाएगी। तो जब वो इस पे कार्य कर रहे थे, तो इसको करते करते मतलब जैसे कि ये मशीन आधी बनी होगी और इस मशीन के आधे इस मशीन पर आधा कार्य उन्होंने ही किया था, लेकिन बीच में उनकी डेथ हो गई, है ना। तो बीच में उनकी डेथ हो गई, तो इस मशीन को प्रॉपर रूप से पूरा नहीं बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना कि एनालिटिक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। एनालिटिक इंजन को बनाना शुरू चार्ल्स बेबेज ने ही किया था, बट उनकी बीच में डेथ होने के बाद में इस मशीन को जो पूरा है, इस मशीन पे जो पूरा कार्य किया था वो किया था इन्हीं के बेटे एलन ट्यूरिंग ने। किन्हीं किया था? इन्हीं के बेटे थे, इनके बेटे का नाम क्या था? एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन को स्टार्ट तो किया, लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया? इनके बेटे एलन ट्यूरिंग थे। तो यहाँ पर देखो दो प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या बनते हैं कि कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो कंप्यूटर के जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर, तो अगर आपसे पूछे तो आपको आंसर क्या देना है? चार्ल्स बेबेज। लेकिन पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, क्योंकि देखो इस एनालिटिक इंजन को पूरा किसने किया? एलन ट्यूरिंग ने। तो इसी के बेस पे है ना, इसी के बेस पे हमारा जो कंप्यूटर वर्तमान में चल रहा है, या यूँ कह दो कि जो पहला कंप्यूटर मशीन बन के आई, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे ना, अपन पढ़ेंगे आगे कंप्यूटर की पीढ़ियां, तो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसका प्रोटोटाइप जो है वो किस पे आधारित था? वो इस एनालिटिक इंजन पे ही आधारित था। इस एनालिटिक इंजन का मॉडल पे ही आधारित वो पहला प्रोटोटाइप था, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन होंगे? एलन ट्यूरिंग। तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेना कि भाई जो है कि विश्लेषणात्मक इंजन जो है वो कब बनाया गया? तो 1842 में। इसकी शुरुआत किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। मतलब आविष्कारक तो चार्ल्स बेबेज को ही मानेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट, इसको पूरा किसने किया? इनके बेटे ने, एलन ट्यूरिंग ने। और जो ये एनालिटिक इंजन है इसके आधार पर कंप्यूटर का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया गया, है ना। कंप्यूटर कैसा बनेगा, वो मशीन होगी तो वो कैसे कार्य करेगी, है ना। तो इसका कंप्यूटर का पहला प्रोटोटाइप किस पर आधारित है? तो वो आधारित है विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिक इंजन पे। फिर बात करें कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। फिर पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? आधुनिक
कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं कि जब ये दो बन गए, डिफरेंस इंजन बन गया, एनालिटिक इंजन बन गया, दोनों के लिए ध्यान रखना है कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया। तो डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज है, जो कि कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, और फिर इनका सन याद रखना है आपको कि डिफरेंस इंजन 1822 में, जबकि एनालिटिक इंजन 1842 में। और कई बुक्स में ये 1833 भी दिया हुआ है, तो जहाँ ऑप्शन में जो डेट आपको दिखाई दे तो आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज हो गया, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग हो गया। फिर आती है टैबुलेटिंग मशीन, कि भाई इस डिफरेंस इंजन के बाद में एक मशीन बनाई गई, टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, और जिसके द्वारा भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व की जाती थी। और ये मशीन किसने बनाई थी, ये यंत्र किसने बनाया था? ये बनाया था हरमन हॉलरिथ ने। किसने बनाया था? हरमन हॉलरिथ ने। कब बनाई थी? 1880 में। तो टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कारक कौन है? हरमन हॉलरिथ है। कब बनाई गई? 1880 में बनाई गई। और ये वो मशीन है जब यूएसए की फर्स्ट मतलब जो जनसंख्या हुई थी, जनगणना की गई थी ना, जब अमेरिका की पहली जनगणना की गई थी, जनसंख्या जनगणना की गई थी, तो उस समय इस टैबुलेटिंग मशीन का यूज़ किया गया था, है ना। तो टैबुलेटिंग मशीन को बनाया किसने? हरमन हॉलरिथ ने। कब बनाया? 1880 में, यानी 1880 में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसे कंप्यूटर में और विकास हुआ। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि ये हरमन हॉलरिथ कौन है ना। इनको लेके भी आपको कंप्यूटर में 3-4 प्रश्न तैयार करने हैं। अगर बात करें हरमन हॉलरिथ कौन है, तो देखिएगा कि हरमन हॉलरिथ ने सबसे पहले टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया है। ये आपको याद रखना है। कब किया है? 1880 में किया है। फिर टैबुलेटिंग मशीन के बाद में इन्होंने और क्या किया, तो अगर हम बात करें टैबुलेटिंग मशीन के बाद में, तो टैबुलेटिंग मशीन के बाद में इन्होंने 1890 में, यानी 1889 में इन्होंने एक पंच कार्ड का निर्माण किया। कि अब आप पूछेंगे कि भाई ये पंच कार्ड क्या है, किसे कहते हैं पंच कार्ड? पंच कार्ड क्या है? तो मैंने कहा कि कंप्यूटर में आप डाटा को इनपुट करते हो, है ना। तो जो इनपुट कर रहे हो तो उसके लिए कोई ना कोई डिवाइस तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले इनपुट डिवाइस बनाई गई, सबसे पहले इनपुट डिवाइस जो बनाई गई वो क्या थी? पंच कार्ड थी। क्या थी? पंच कार्ड थी, है ना। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि पहली इनपुट डिवाइस कौन सी है ना, सर्वप्रथम बनाई गई इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस जो है आपकी वो है पंच कार्ड। ये पंच कार्ड कब बनाई गई? 1889 में बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? ये हरमन हॉलरिथ के द्वारा बनाई गई। हरमन हॉलरिथ के द्वारा बनाई गई। हरमन हॉलरिथ कौन थे? हरमन हॉलरिथ वो हैं जिन्होंने टैबुलेटिंग मशीन का भी निर्माण किया। तो टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण कब किया गया? टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण कब किया गया? टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण तो 1880 में कर दिया। और उसके 9 साल बाद इन्होंने एक इनपुट युक्ति बनाई, एक इनपुट डिवाइस बनाई जिसका नाम है पंच कार्ड। अभी पंच कार्ड लाइक कैसा होता था? एक कार्ड जैसी संरचना होती थी जिसके अंदर जो है छोटे छोटे छेद होते थे। इन छेद के माध्यम से ही, इन छिद्रों के माध्यम से ही कंप्यूटर में डाटा को इनपुट किया जाता था। पंच कार्ड एक कार्ड की जैसी आकृति की इनपुट डिवाइस होती थी और इसमें बीच बीच में से छेद होते थे। इन छेद के माध्यम से ही कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट किया जाता था। ठीक है, तो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? पंच कार्ड का आविष्कार किया हरमन हॉलरिथ ने। हरमन हॉलरिथ ने ही किसका निर्माण किया था? टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया था। और टैबुलेटिंग मशीन कौन है? टैबुलेटिंग मशीन के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो यूएसए की प्रथम गणना की गई थी, यूएसए की प्रथम जनगणना, है ना, यूएसए की प्रथम जनगणना में यूज़ की गई मशीन कौन सी है? तो यूएसए की प्रथम जनगणना में यूज़ की गई मशीन है टैबुलेटिंग मशीन। इसी टैबुलेटिंग मशीन में आपके पंच कार्ड को लगाया गया था। इसी टैबुलेटिंग मशीन में किसका यूज़ किया गया था? ये नहीं है ना, बस ये याद रखना कि ये टैबुलेटिंग मशीन जो है वो प्रथम जनगणना के लिए यूज़ की गई। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो हरमन हॉलरिथ है कौन? अब इनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो आपको एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि विश्व में या वर्तमान में भी हम बात कर ले तो कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, अगर हम बात करें कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी तो वो है IBM। कौन सी है? IBM। अब IBM की आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि भाई IBM फुल फॉर्म कौन सी है, IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसके फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेशन, है ना।
ठीक है। तो ये आपकी IBM कंपनी है। IBM कंपनी की फुल फॉर्म मैंने बता दी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। और ये कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो है, ये कंपनी है किसकी? तो ये कंपनी है हरमन होलरिथ की। किसकी है? हरमन होलरिथ की। यानी विश्व की जो सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है वो है भी किसकी, किसके द्वारा बनाई गई है वो कंपनी? उस कंपनी के मालिक कौन है? तो उस कंपनी के मालिक है, उस कंपनी के ऑनर है हरमन होलरिथ। तो अब आपको हरमन होलरिथ के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि हरमन होलरिथ जो है वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, जिन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जो कि कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी मशीन सबसे बड़ी कंपनी है, उसको इन्होंने स्टार्ट किया है, अभी भी चल रही है वर्तमान में, ठीक है। और हरमन होलरिथ ने ही इसमें सबसे पहले किसका निर्माण किया? टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया। और साथ ही साथ में पंच कार्ड डिवाइस किसने बनाई थी? तो पंच कार्ड डिवाइस भी किसने बनाई है? ये आपके हरमन होलरिथ ने ही बनाई है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं कि अब हरमन होलरिथ ने जब पंच कार्ड भी बना दिया है ना, और कंप्यूटर बनने वाली सबसे बड़ी मशीन भी आ गई, तो सॉरी सबसे बड़ी कंपनी भी बन गई, तो फिर सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया, है ना। तो यहाँ पर छोटी छोटी जानकारी हम लेंगे और फिर इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। भाई जब ये सब कुछ बन गया तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कहाँ से स्टार्ट हुई, और कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार के दिखाई देते थे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो यहाँ तक हमने हिस्ट्री में जो पहले अब तक सारे यंत्र देखे हैं उसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ 2 मिनट का, कि भाई हम कंप्यूटर की हिस्ट्री में सबसे पहले जो हमने यंत्र देखा था वो देखा था अबेकस। कौन सा देखा था? अबेकस, ठीक है। जो कहाँ पे बनाया गया था? चीन में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? चीन में बनाया गया था। प्रथम गणना यंत्र था ये। क्या था? प्रथम गणना यंत्र, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स के बारे में आपको क्या याद रखना है? नेपियर बोन्स के बारे में आपको याद रखना है कि नेपियर बोन्स जो है वो जानवरों की हड्डियों से निर्मित यंत्र है ना। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है, जानवरों की हड्डियों से निर्मित, जानवरों की हड्डियों से निर्मित यंत्र हैं। और बनाया किससे था इसको? बनाया था इसको नेपियर ने, जॉन नेपियर ने। जो बनाने वाले, जो इसके आविष्कारक थे वो कौन थे? जॉन नेपियर थे, ठीक है। और इसके द्वारा जो गणनाएं की जा सकती थी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली की जा सकती थी, प्लस माइनस सॉल्व किए जा सकते थे। इसके बाद में जो कैलकुलेटर आया वो क्या कहलाया? पास्केलाइन कैलकुलेटर। पास्केलाइन कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये पास्केलाइन कैलकुलेटर जो है वो हमारा क्या है? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? तो पास्केलाइन है, ठीक है। बनाया किससे है? इसको ब्लेज पास्कल ने बनाया, और उन्हीं के नाम के सम्मान में इसको क्या रखा गया है? इसका नाम पास्केलाइन, ब्लेज पास्कल के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये जो पास्केलाइन कैलकुलेटर है ये कैसे कार्य करता है? इसको एडिटिंग मशीन भी कहते हैं। इसको एडिटिंग मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा जो है हमारी मैथ की जो है चारों कैलकुलेशन सॉल्व की जा सकती। कौन कौन सी? मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन, ठीक है। तो ये चारों प्रकार की गणनाएं इससे संभव थी, तो इसको एडिटिंग मशीन भी कहते हैं और इसको अंकगणितीय मशीन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंकगणितीय मशीन भी कहते हैं। चलिए यहाँ तक ये हमने देख लिया। उसके बाद में हमने देखा कि पास्केलाइन मशीन के बाद में क्या आई थी? पास्केलाइन मशीन के बाद में आई थी बुनाई मशीन, ठीक है। बुनाई मशीन किसने बनाई थी? तो बुनाई मशीन भी एक यंत्र था, और इसको बुनाई मशीन इसलिए कहते हैं कि जैसे हाँ ना बुनाई की जाती है, तो जैसे कि अपन स्वेटर को भी देखें, तो स्वेटर को जब आप ऐसे थोड़ा सा हल्का सा चौड़ा करके देखोगे ना तो उसमें ऐसे छिद्र दिखाई देंगे, मतलब जैसे इसमें मतलब ये ना वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइनों के माध्यम से बुनाई की जाती है ना, तो वैसे ये बुनाई मशीन भी काम करती थी। इसमें मतलब इसी तरीके से कंप्यूटर में डाटा एंटर किए जाते थे। तो ये बुनाई मशीन, तो बुनाई मशीन का निर्माण किसने किया था? जेसॉफ मैरी कार्ड ने। बुनाई मशीन का आविष्कार किसने किया? जेसॉफ मैरी कार्ड ने, ठीक है। चलिए उसके बाद में हमने देखा था कि डिफरेंस इंजन है ना। तो डिफरेंस इंजन किसने बनाया? तो डिफरेंस इंजन यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है कंप्यूटर का बनना, मतलब कंप्यूटर जो मेन बनना शुरू होता है हमारा ना। 1822 में इसका आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जनक हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा एनालिटिकल इंजन, ठीक है। और एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया? तो एनालिटिकल इंजन को 1842 में किसने निर्मित किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। इसको बनाया उन्होंने था, शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया था? इसको कंप्लीट किया था एलन ट्यूरिंग ने। किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने। तो एलन ट्यूरिंग को तो हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछे, आधुनिक कंप्यूटर के जनक पूछे तो एलन ट्यूरिंग है, लेकिन कंप्यूटर के जनक पूछे तो चार्ल्स बेबेज हैं। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एलन ट्यूरिंग तक हमने देख लिया था। फिर उसके बाद में हमने देखा था टैबलेट
टैबुलेटिंग मशीन है ना। तो टैबुलेटिंग मशीन किससे बनी? तो टैबुलेटिंग मशीन की बात करें तो हरमन हॉलरिथ ने, टैबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलरिथ ने, ठीक है। और हरमन हॉलरिथ ने ही आपके क्या किया था? हरमन हॉलरिथ जो IBM कंपनी के मालिक हैं, और इन्होंने ही पंच कार्ड यानी प्रथम इनपुट डिवाइस का निर्माण किया था हरमन हॉलरिथ ने। तो एक तरीके से ये हम लोगों ने कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री देख ली है कि भाई इसमें से कौन कौन से मेन जो है जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो वो सारे हमने यंत्र यहाँ पर देख लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशन, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे, दिखाई कैसे देते थे, कैसे कार्य करते थे, वो सब कुछ हम देख रहे हैं ना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जनरेशन में याद क्या क्या करना है, जनरेशन को लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है कि सबसे पहले उसमें जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस प्रकार के दिखाई देते थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किस टाइप के दिखाई देते थे, उनका साइज क्या होता था, उनमें जो इनपुट डिवाइस यूज़ की गई थी वो इनपुट डिवाइस क्या कहलाती थी। अब जब डाटा को प्रोसेस किया गया है तो डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का होना भी ज़रूरी है, तो किस प्रकार की मेमोरी वहाँ पे यूज़ की जाती थी। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, और यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनना है तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, क्योंकि पाँचों जनरेशन के बारे में मैं आपको बहुत सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ाने वाली हूँ और बहुत सेलेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आपको तैयार करवाने वाली हूँ। उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि जनरेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बनता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ आप भी अपने नोट्स में हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो देखो जो अभी तक हमारी जो है कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी है, कितनी जनरेशन हो चुकी है। वर्तमान में जो जनरेशन चल रही है वो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है। तो सबसे पहले तो कि जनरेशन कितनी है, तो अगर हम बात करें कंप्यूटर की जनरेशन की तो टोटल कंप्यूटर की जनरेशन है 5 पीढ़ियाँ। कितनी है? 5 पीढ़ियाँ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही याद रखना है कि कितनी पीढ़ियाँ हैं, 5 पीढ़ियाँ हैं, 5 जनरेशन है, ठीक है। और वर्तमान में भी हमारी कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। और सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन। प्रथम पीढ़ी कब से शुरू हुई, फर्स्ट जनरेशन कब आई, है ना। सबसे पहले आपको इनका समय मालूम होना चाहिए, मतलब इनका टाइमिंग क्या रहा होगा, है ना। तो आपकी फर्स्ट जनरेशन की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब आई, तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो आई वो आई आपकी 1942 से 1955 तक, है ना। 1942 से लेके 1955 तक ये समय जो रहा है वो आपका किसका रहा है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का रहा है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का रहा है। अब जो ये पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में हमारे पास में कंप्यूटर है उस टाइप के कंप्यूटर थे? जी नहीं, ये जो कंप्यूटर थे इसमें मतलब ये पूरे एक कमरे की आकृति के कंप्यूटर होते थे, मतलब एक कमरे में पूरा सेटअप लगाया गया होता था इन कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो अब आप सोचोगे इनका आकार कितना बड़ा है, साइज़ कितना बड़ा, मतलब अपने हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे उनका साइज कितना बड़ा होगा, है ना। मतलब पूरा एक कंप्यूटर में, मतलब पूरे एक कमरे में उस कंप्यूटर के जो है पूरे एक कमरे के अंदर उस कंप्यूटर का सेटअप किया गया होता था। अब इतने बड़े आकार के कंप्यूटर होते थे तो सबसे पहली चीज़ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इनको ईजिली आप कहीं उठा के ले जा नहीं सकते। वर्तमान में तो इतने छोटे साइज़ के कंप्यूटर आ गए हैं, जैसे मैं बात करूँ लैपटॉप की, तो लैपटॉप को आप वो ईजिली पोर्टेबल है, आप उसको कहीं पर भी उठा के ले जा सकते हो। जैसे मैं बात करूँ पाम टॉप की, है ना, जो हथेली में लेके चलाए जाते हैं ना, तो उनको भी आप इजीली कहीं ले जा सकते हो। तो आज तो आप मतलब कंप्यूटर की या ऐसी मशीनें बन गई है जिनको आप इजीली पोर्टेबल है, जिसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। बट फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनको आप आसानी से कहीं लेके नहीं जा सकते थे। सबसे पहले तो इनका आकार बढ़ा, ठीक है। फिर बात करते थे कि अब ये होते कैसे थे, है ना। तो अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो ये विद्युत करंट से ही चलेगी। तो इसको विद्युत करंट देने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस होनी चाहिए, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में जो मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट देने वाली जो युक्ति थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पर पहली जनरेशन में अपने को क्या पढ़ना है कि इसकी स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी। स्विचिंग डिवाइस का मतलब कि ये कंप्यूटर ऑन किससे होते थे, ना। तो स्विचिंग डिवाइस, या इसको हम कह दें
स्विचिंग डिवाइस, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसके माध्यम से इन कंप्यूटरों को चलाया जाता था, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या स्विचिंग डिवाइस यहाँ पे कौन सी होती थी। तो सब जनरेशन में आपको यही पढ़ना है, पाँचों जनरेशन, पाँचों पीढ़ियों में आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है कि स्विचिंग डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है। जैसे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किसकी सहायता से चलते थे, है ना, उनमें करंट सप्लाई कैसे होता था, विद्युत कैसे जाती थी, है ना। तो यहाँ पर जो अगर हम स्विचिंग डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो आपको यहाँ पे याद रखना है निर्वात नलिकाएं। क्या याद रखना है, निर्वात नलिकाएं। निर्वात नलिकाएं जिनको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स, है ना, वैक्यूम नलिकाएं या वैक्यूम ट्यूब्स या वैक्यूम वोल बोल दो इनको। तो निर्वात नलिकाओं का उपयोग किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के अंदर करंट सप्लाई करने के लिए। अब ये निर्वात नलिकाएं होती कैसी थी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो अपने घर के सिलेंडर होते हैं ना, गैस सिलेंडर जो होते हैं, इतने बड़े बड़े आकार की ये निर्वात नलिकाएं होती थी, है ना। तो इतने बड़े आकार की, इससे भी बड़े आकार की, मतलब जो सिलेंडर, अगर हम मैं बात करूँ घर में जो हम ये गैस के सिलेंडर यूज़ करते हैं, इससे भी बड़े आकार की ये निर्वात नलिकाएं होती थी। इसी कारण तो कंप्यूटर का पूरा एक सेटअप जो है वो एक कमरे के अंदर होता था, इतनी बड़ी होती है ना। और ये नलिकाएं सिर्फ एक ही यूज़ नहीं की जाती थी, ऐसी 3-4 नलिकाएं उस कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ की जाती थी। तो अब समझना कि इतने बड़े आकार की नलिकाएं होती थी तो कंप्यूटर का साइज़ तो बढ़ना ही है, तो कंप्यूटर को एक पूरे कमरे में सेटअप लगाया जाता था उसका, ठीक है। फिर सेकेंडली बात करूँ तो कि ये जो है विद्युत का खर्च भी ज़्यादा करती थी, है ना। तो ये निर्वात नलिकाएं जो विद्युत का खर्च भी ज़्यादा करती थी, और एक निर्वात नलिका से इतनी ज़्यादा हीट होती थी, तो ये तो 3-4 नलिकाएं वहाँ पर लगाई जाती थी, तो हीट भी बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब फर्स्ट जनरेशन के अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो उस रूम में बैठ के उस कंप्यूटर को चलाना मतलब बहुत भारी काम होता था, क्योंकि इतना हीट करता था वो कमरा, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी निर्वात नलिकाएं लगी होती थी। तो आकार बड़ा, निर्वात नलिकाओं के द्वारा विद्युत का खर्च भी ज़्यादा, और खर्च के साथ साथ में उसमें जो कमरे का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होता था इनके कारण, तो इनको इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए उस कंप्यूटर मतलब उस कमरे के तापमान को कम रखने के लिए, सामान्य रखने के लिए वातानुकूलित यंत्र भी लगाए जाते थे। अब वो जो जैसे ऐसी उस समय नहीं था, लेकिन उस टाइप के मतलब यंत्र लगाए जाते। ऐसा समझ लो कि बहुत सारे फैन भी लगाए गए होंगे ना, तो वो फैन लगाना मतलब उल्टा खर्चा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा लाइटिंग, विद्युत की खर्च बहुत ज़्यादा हो रही है ना। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपसे फर्स्ट जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या स्विचिंग डिवाइस कौन सी यूज़ की जाती थी, निर्वात नलिकाएं, ठीक है, निर्वात नलिकाएं यूज़ की जाती थी। अगर हम अब इसकी बात करें कि भाई आकार तो कैसा होगा, आकार तो बहुत बड़ा हो गया इन कंप्यूटर्स का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अब इसके अंदर जो काम किया गया, तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए ना, डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ भी तो किया गया होगा ना। तो कौन सी मेमोरी यहाँ पे यूज़ की जाती थी, अब ये पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पर मेमोरी कौन सी यूज़ होती थी, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी काम में ली जाती थी, है ना। स्टोरेज डिवाइस बोल दो, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मेमोरी बोल सकते हैं। तो डाटा को सेव करने के लिए यहाँ पर जो मेमोरी यूज़ की जाती थी वो मेमोरी कौन सी होती थी, तो यहाँ पर यूज़ की जाती थी मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। कौन सी यूज़ की जाती थी, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का मतलब क्या है कि चुंबक के आधार पर, है ना, चुंबकीय मेमोरी ना, चुंबकीय मेमोरी का यूज़ किया जाता था, मैग्नेटिक मेमोरी का यूज़ किया जाता था ना। तो चुंबकीय के आधार पर कार्य करने वाली मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता था। ये भी प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर कि अब आपसे पूछेगा कि इसमें जब आप कंप्यूटर काम में ले रहे हो तो डाटा इनपुट भी कर रहे हो, तो डाटा इनपुट करने के लिए आप कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज़ करते थे, है ना। तो अब आपसे पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन में इनपुट डिवाइस कौन सी थी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में जो इनपुट डिवाइस काम में ली जाती थी वो इनपुट डिवाइस होती थी पंच कार्ड। कौन सी होती थी, पंच कार्ड, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में जो इनपुट डिवाइस काम में ली गई वो इनपुट डिवाइस कौन सी है, वो इनपुट डिवाइस है पंच कार्ड, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो इसका टाइमिंग याद रखना है 1942 से 1955 तक। फिर आपसे पूछे कि स्विचिंग डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या थी, तो स्विचिंग डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या, इसको ऐसे कहते हो विद्युत उपकरण कौन सा था, है ना। तो विद्युत या उपकरण या करंट सप्लाई करने वाला उपकरण कौन सा था, निर्वात नलिकाएं, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी कौन सी काम में ली गई, तो मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी या काम में ली गई, यानी जिसको हम कहते हैं चुंबकीय मेमोरी, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा इनपुट डिवाइस कौन सी काम में ली गई, तो इनपुट डिवाइस कौन सी काम में ली गई, पंच कार्ड। कौन सी काम में ली गई, पंच कार्ड। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर की भी एक अपनी भाषा होती है, वो उसी भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर में जब ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बने, तो इसमें जब आप डाटा इनपुट कर रहे हो तो उन डाटा को कंप्यूटर पढ़ रहा है और उस पर प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पर किस भाषा का उपयोग किया गया है ना, फर्स्ट जनरेशन में, मतलब फर्स्ट पीढ़ी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भाषाएँ कौन सी काम में ली गई। तो भाषा के ऊपर यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2 भाषाएँ काम में ली गई। एक भाषा काम में ली गई मशीनी भाषा,
ठीक है, जो कंप्यूटर की स्वयं की आधारभूत भाषा है, मतलब कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, इसके अलावा कोई भी भाषा को नहीं समझता है। ठीक है, फिर दूसरी भाषा यहाँ पे काम में ली गई असेंबली भाषा। अब आप सोचेंगे कि ये असेंबली भाषा क्या है मैडम, आप तो बार बार कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक ही भाषा को समझता है, मशीनी भाषा, तो ये असेंबली भाषा क्या है। सुनना, फर्स्ट जनरेशन में जब मशीनी भाषा से कंप्यूटर पे काम किया जाता था तो ये भाषा हर किसी को नहीं आती थी, मतलब जो इस भाषा में बहुत ज़्यादा ज्ञाता होगा वही इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को चला पा रहा था, उस पर काम कर पा रहा था, है ना। लेकिन इस मशीनी भाषा में कंप्यूटर पे काम करना मतलब इतना आसान नहीं था, समय भी ज़्यादा लगता था, तो कंप्यूटर की स्पीड भी धीमी थी। तो फिर एक ऐसी भाषा का जन्म हुआ जो भाषा जो है मतलब आम लोगों को भी समझ में आ जाए, जैसे आप और हम लोगों को समझ में आती है। हम जैसे हिंदी को अच्छे से समझ लेते हैं, हम इंग्लिश को अच्छे से समझ लेते हैं, तो मतलब एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई जहाँ पर जो कंप्यूटर में हम शब्दावली यूज़ कर रहे हैं उनको शॉर्ट में लिखा गया है ना, मतलब कोड बनाए गए का मतलब जैसे कि आपको कंप्यूटर में एडिशन करवानी है ना, तो आपको पूरा एडिशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप कंप्यूटर में ऐड भी लिखोगे तो कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि जो डाटा भेजा गया है उसके साथ में मुझे कौन सी कैलकुलेशन करनी, ऐड करना है, एडिशन करनी है ना। जैसे कि लाइक बात करूँ सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में आपको उसको कंप्यूटर को पूरा सब्ट्रैक्शन लिख के समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, सब लिखोगे तब भी आपका कंप्यूटर समझ जाएगा कि यहाँ पे डाटा के साथ में सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ऐसी भाषा जो कोड पर आधारित है, या ऐसे कह दो कि जिसके लिए हमने छोटे छोटे कोड बनाए गए हैं ना, वो भाषा कहलाई असेंबली भाषा। मशीनी भाषा में कार्य करना आसान नहीं था, इसलिए फिर अगेन जो दूसरी भाषा आई वो आई असेंबली भाषा। और असेंबली भाषा को हम न्यूमोनिक भाषा भी कहते हैं। असेंबली भाषा को ही हम क्या कहते हैं, न्यूमोनिक भाषा भी कहते हैं। क्योंकि न्यूमोनिक भाषा इसको यूँ कहेंगे क्योंकि जो ये अंग्रेजी भाषा, मतलब इसमें अंग्रेजी भाषा के शब्दों का यूज़ किया गया। पहली चीज़, असेंबली भाषा में अंग्रेजी भाषा का शब्दों का यूज़ किया गया, और वो अंग्रेजी भाषा के शब्द जो हम यूज़ कर रहे थे उनको भी हम छोटे छोटे कोड में यूज़ कर रहे थे, इसलिए इसको न्यूमोनिक भाषा भी कहा गया। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जनरेशन में जो प्रश्न बनते हैं ना वो यहीं से बन जाते हैं, और इसके बाद भी हम आगे देखेंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए या फिर कौन कौन से जो है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो कि स्विचिंग डिवाइस कौन सी यूज़ की गई, तो स्विचिंग डिवाइस यहाँ पे यूज़ की गई थी कौन सी, निर्वात नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब। स्टोरेज डिवाइस कौन सी, मेमोरी, मतलब स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी कौन सी यूज़ की गई, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी, चुंबकीय मेमोरी कहेंगे। फिर इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस पंच कार्ड यूज़ किया गया। भाषा कौन सी, दो भाषा यूज़ की गई, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। अब मैं आगे नेक्स्ट क्लास में भी जब हम भाषा मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज को लेके जब हम एक टॉपिक लेके आएंगे, आपका है टॉपिक इसके अंदर, तो कंप्यूटर की भाषा जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि भाषाएं भी कंप्यूटर में जो चल रही है वो दो प्रकार की है। एक लो लेवल भाषा मतलब निम्न स्तरीय भाषाएं, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषाएं। तो हम वो देखेंगे कि क्या क्या मतलब कौन कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है और कौन कौन सी हाई लेवल है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो ये दोनों भाषाएँ यूज़ की गई थी ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, यानी ये निम्न स्तरीय भाषाएँ हैं। यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो भाषाएँ हमारी चल रही थी कंप्यूटर में वो लो लेवल ही चल रही थी, निम्न स्तरीय भाषाएं चल रही थी, यानी यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने फर्स्ट जनरेशन को स्टार्ट कर लिया और उससे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हमने आज यहाँ पढ़ ली हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड और कंप्यूटर के विकास को लेके, कंप्यूटर के इतिहास को लेके भी हमने आज हमारी क्लास में यहाँ तक देख लिया है। कल हम नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड जनरेशन से, और फिर हम जनरेशन कंप्लीट करके फिर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के टाइप्स मतलब कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर की विशेषताएं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं वगैरह पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और बहुत सेलेक्टेड कंटेंट है और बहुत शॉर्ट कंटेंट है, बट शॉर्ट कंटेंट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सार गर्भित कंटेंट हैं, और इसको प्लीज़ आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँ कि इनको बार बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आपसे मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।